फेज 1 फेज 2 क्लियर करने के बाद लाइव अकाउंट में मैंने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। लेकिन ये प्रॉफिट क्या मुझे मिल पाया और कैसे मिला, ये सभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और कौन सी वो प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने चूज किया ये प्रॉप ट्रेडिंग करने के लिए, तो सब इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर आपको आंसर मिलेंगे कि प्रॉप ट्रेडिंग में अकाउंट्स को कैसे ट्रेड करते हैं, फेज 1 फेज 2 कैसे क्लियर करते हैं, फिर लाइव अकाउंट में प्रॉफिट बनाने के बाद आप विड्रॉल कैसे ले सकते हो और प्लेटफॉर्म एक्चुअल में विड्रॉल देती है या नहीं, मुझे आया या नहीं। तो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ ये सभी चीजें, तो ये वीडियो डिटेल में देखना ताकि आपको बहुत क्लियरिटी मिले। तो यार जब भी हम लोग प्लेटफॉर्म कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि पे आउट आएगा कि नहीं आएगा। और एज अ कम्युनिटी लीडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपसे उसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं जिसकी पे आउट को लेकर मेरे को क्लियरिटी हो। तो इसलिए मैंने इस बार चूज किया था ब्लूबेरी फंडेड को। ब्लूबेरी फंडेड रिसेंटली उनको 1 साल पूरे हुए हैं और जब ये प्लेटफॉर्म मेरे पास आई थी, जब मैंने इसको मार्केट में देखा, प्लेटफॉर्म मैच पर देखा, ट्रेडफ्लिंजा की लिस्टिंग में देखा, तो मैंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहिए। जब भी मैं कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करता हूं या आप भी कोई प्लेटफॉर्म चूज करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी लीडरशिप टीम को देखना। आप कोई भी प्लेटफॉर्म का रिव्यू देखेंगे 100 जगह पर, 10 जगह पर, 20 जगह पर, बट रिव्यूज कभी भी मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो एक प्लेटफॉर्म में आपको देखनी चाहिए चूज करने से पहले। ऐसी कौन सी चीज़ें जो ब्लूबेरी को चूज करने से पहले मैंने देखी? ब्लूबेरी को चूज करने से सबसे पहले मैंने उनकी लीडरशिप टीम को देखी, मार्कस को लीड करते हुए देखा। मार्कस का जो पुराना करियर है वो प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी बेहतरीन रहा है, बट अब वो ब्लूबेरी फंडेड को लीड कर रहा है। साथ ही साथ मैंने इनको सीएमओ को देखा जो कि है सेबेस्टियन का भी प्रोफेशनल करियर और उनका ट्रेडिंग करियर दोनों ही बेहतरीन रहा है। तो जब मुझे ये पता चला कि भाई लीडरशिप एक अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, अब बात करते हैं फाउंडेशन की। ब्लूबेरी फंडेड की फाउंडेशन आती है ब्लूबेरी मार्केट से, यानी कि ब्लूबेरी एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर ब्लूबेरी मार्केट्स उनका एक ब्रोकर है और ब्लूबेरी फंडेड उनकी एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म है जो कि सीएफडी प्लेटफॉर्म है। अब उन्होंने फ्यूचर्स भी लॉन्च किया है, बट मैंने सबसे पहले ट्राई किया सीएफडी प्लेटफॉर्म को। अब जब मैंने ट्राई किया तो सबसे इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर क्या है आफ्टर लीडरशिप ये है कि आप उनके चैलेंजेस को रिव्यू करो कि उनके चैलेंजेस किस तरह के हैं। मैंने जब ये अकाउंट चूज किया अभी, तो मैंने फोकस किया 2 स्टेप पे। बेसिकली मैं फोकस करता हूँ 1 स्टेप पे कि आप एक बार में ही लो और निकाल दो, बट मेरे को पूरा टेस्टमेंट करना था तो मैंने 2 स्टेप चूज किया। और 2 स्टेप में आपको होता क्या है कि पहले आपको एक अकाउंट मिलता है जहाँ पर आपको 10% का प्रॉफिट बनाना होता है। उसके बाद आपको वो क्वालिफाई करने के बाद बिना कोई रूल ब्रीच किए आपको दूसरा चैलेंज फेज निकालना पड़ता है जहाँ पर आपको 5% बनाना होता है। उसके बाद आपको एक अकाउंट मिलता है जो कि होता है फंडेड अकाउंट, यानी कि वहां पर आप जो प्रॉफिट बनाओगे सभी रूल्स को फॉलो करते हुए, तब जाके आपको वो पैसा आपके अकाउंट में मिलेगा। जब मैंने चूज किया तो ये कंफर्मेशन थी कि टीम अच्छी है, ब्रोकर बैक्ड है, यानी कि लिक्विडिटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा पे आउट भी होगा तो वो मिल जाएगा। अब बारी आती थी टेक्नोलॉजी को चेक करने की। जब टेक्नोलॉजी को चेक करने की बारी आती है तो सबसे जरूरी क्या होता है, डैशबोर्ड पे सारे डेटा पॉइंट्स का दिखना। जब आप ब्लूबेरी के डैशबोर्ड को देखोगे तो आपको वहां पर दिखेगा एक बैलेंस, एक इक्विटी और एक विन रेशियो जो सबसे टॉप है। यानी कि ये मेरे को एक ओवरव्यू दे देता है कि भाई ठीक है, चलो अभी तुम्हारा ओवरऑल अकाउंट स्टेटस ये है, रनिंग इक्विटी इतनी है और विन रेशियो तुम्हारा इतना चल रहा है। नीचे मेरे को एक ग्राफ मिलता है जहां पर वो दिखाई देता है कि आपका अकाउंट किस तरह से फ्लो हो रहा है। फिर आपको प्रॉफिट टारगेट्स, डेली ड्रॉडाउन, मैक्स ड्रॉडाउन और मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने को मिलते हैं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या है ब्लूबेरी फंडेड में? अगर आप 2 स्टेप लेते हो तो ये 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज हैं। 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज यानी कि आपका जितना बड़ा अकाउंट है उसका 0.5% का प्रॉफिट सिंगल डे में होना चाहिए, वही डे आपका ट्रेडिंग डे काउंट होता है। यानी कि अगर मैं बहुत सारा प्रॉफिट कर भी देता हूं, बट अगर एक सिंगल डे में मेरा 0.50% का प्रॉफिट नहीं होता है तो वो मेरा ट्रेडिंग डे में काउंट नहीं होगा। तो जैसा कि आप अभी देख पाओगे स्क्रीन पे कि जब मैंने अपना चैलेंज क्लियर किया तो मेरे चैलेंज में 11 ट्रेडिंग डेज काउंट है, यानी कि 11 ऐसे दिन थे जिस दिन मैंने मिनिमम 0.50% प्रॉफिट तो किया ही किया था। यानी कि मैंने 100K का अकाउंट लिया था, 100K के अकाउंट में मेरा विन रेशियो 48 या 49% के आसपास था और उसके बाद 11 दिन ऐसे दिन थे जहां पर मैंने 0.50% यानी कि जो होता है $1 लाख का $500, तो $500 मैंने प्रॉफिट 11 दिन तो किए ही किए हैं मिनिमम। तो इसलिए मेरा वो ट्रेडिंग डे काउंट होता है। तो ब्लूबेरी के हिसाब से वो 3 दिन होना चाहिए, बट मेरा वो है 11 दिन। अगर मैं अपने इस पास किए हुए अकाउंट में डेटा मैट्रिक्स की बात करूं तो मेरा एवरेज जो लॉस था वो $400-450 के आसपास था और एवरेज जो प्रॉफिट था वो $500-550 के आसपास था। जब इस अकाउंट में मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी तो ये अकाउंट मेरा बहुत ही स्मूथली चल रहा था।
मैं 0.50% का रिस्क ले रहा था, नॉर्मल ट्रेड्स कर रहा था और ट्रेड्स अकाउंट्स धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। बट एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मैंने ट्रेड ली और मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि उस दिन न्यूज़ है या ऐसा कुछ है, तो न्यूज़ ट्रेडिंग हिट ना हो इसलिए मैंने अपने अकाउंट से स्टॉप लॉस को हटाया, क्योंकि बिल्कुल मुझे न्यूज़ के बीच में पता चला कि ये ऐसा हुआ है। उस वजह से मेरा अकाउंट 4% डाउन चला गया। अब यहाँ से 4% अकाउंट डाउन जाने के बाद अब मैंने जितनी मेहनत करी थी पिछले 7-8 दिन में, वो सारी मेहनत नीचे जा चुकी थी। अब क्योंकि मैं 0.50% का रिस्क ले रहा हूँ और 1 से 1.5% अपना टारगेट रख रहा हूँ, तो मुझे ये पता था कि मैं दिन में एक ट्रेड भी करता हूँ तो मुझे यहाँ से कॉन्स्टेंटली वापस आने के लिए फिर 7-8 दिन लगेंगे, और 7-8 दिन आपके वो बेस्ट दिन होने चाहिए तब लगेंगे। तो मैंने इसलिए चूज़ किया एक करेंसी पेयर को जहाँ पर मेरे को एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिल पाए, और फिर मैंने एक ट्रेड प्लान करी GBP JPY में, और उस सिंगल ट्रेड में मैंने $8,000 का प्रॉफिट करा। उस वजह से मेरा अकाउंट जो 4% डाउन था, सीधे 8% एक सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद वो ऊपर आ गया, यानी कि वो अराउंड 4 से 5% ऊपर आ गया। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ कि जब आप किसी ब्लूबेरी फंडेड के अकाउंट में बड़ा ट्रेड लगाते हो, मतलब बड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो होता है इक्विटी और बैलेंस के बीच का डिफरेंस। क्या होता है कि जब आप बड़ा प्रॉफिट कर रहे होते हो तो आपका जो है अकाउंट इक्विटी के मामले में, बैलेंस के मामले में ऊपर बढ़ता रहता है। जब वो वहाँ से नीचे आएगा तो आपका $5,000, यानी कि मेरे अकाउंट के हिसाब से अगर वो 5% नीचे आएगा तो मेरा डेली लिमिट हिट हो जाता और मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाता। तो इसलिए मैं जब ये ट्रेड लगा रहा था तो मैं साथ ही साथ में अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर रहा था, ताकि वो डेली लिमिट मेरी हिट ना हो। तो आप लोग भी अगर ऐसा कुछ प्लान करना तो ये चीज़ ध्यान रखना। और वापस से अकाउंट इस स्टेज पे आने के बाद मैंने फिर से वही चीज़ रखी कि 0.50% का रिस्क और 1.5% या 1% का टारगेट, और मैं इसी को आगे लेके बढ़ता गया। तो मेरा फेज 1 टोटल अराउंड 20 से 21 दिन में क्लियर हुआ, यानी कि मेरे को ये प्रोग्राम पास करने में 21-20 या कर लो 25 दिन मुझे लग गए होंगे, क्योंकि मेरा रिस्क ही उस हिसाब से था। तो मैंने 25 दिन में ये पूरा फेज 1 क्लियर किया। अब फेज 1 क्लियर करने के बाद मुझे अकाउंट मिलता है फेज 2 का। फेज 2 में आपको बनाने होते हैं 5% का टारगेट होता है, डेली ड्रॉडाउन 5% और ओवरऑल ड्रॉडाउन 10%। अब यहाँ पर देखो टारगेट्स तो कम होते हैं, बट यहाँ पर आपके ऊपर एक प्रेशर होता है जनरली, खास करके अगर आप सिंगल फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हो, आपके पास बैकअप में कुछ नहीं है, तो आपको हमेशा एक प्रेशर फील होगा सेकंड अकाउंट में। वो ये होगा कि भाई फेज 1 में पास करके आ गया हूँ, फेज 2 अगर ब्रीच हो गया तो अब फिर से वापस से मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं 25 दिन लगा चुका हूँ अपने इस अकाउंट को फेज 1 में यहाँ तक लाने में, तो मैंने बहुत ही कम रिस्क के साथ ट्रेड करा है। तो फेज 2 स्टार्ट करने से पहले मैंने ये चीज़ फोकस करी थी कि स्टार्टिंग में मुझे अपने अकाउंट को ड्रॉडाउन में नहीं डालना है। जब स्टार्टिंग में ही मेरा अकाउंट अगर ड्रॉडाउन में चला जाएगा बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरी साइकोलॉजी गलत हो जाएगी। तो मैंने फोकस करा कि मैं बहुत कम रिस्क लूँ और छोटे छोटे रिस्क के साथ अकाउंट को थोड़ा सा अप करूँ, और फिर उसके बाद जब अप हो जाएगा थोड़ा सा अकाउंट, अप होने के बाद थोड़ा मैं पर ट्रेड रिस्क बढ़ाऊंगा और उसके बाद अकाउंट को पुश करूँगा। तो जब मैंने फेज़ 2 ट्रेड करना शुरू करा तो फेज़ 2 में मुझे 15 दिन का टाइम लगा फेज़ 2 क्लियर करने में 5%, जबकि मेरा विन रेशियो 60% है। लोगों का 90% 80% बहुत लोगों का होता है, बट मेरा 60% के आसपास था। जैसा कि मैंने बताया कि आपको पिछले फेज़ 1 में मेरा 48% था और इस वाले में 60% के आसपास था। मेरे को 15 दिन का टाइम लगा क्लियर करने में 5% बनाने में। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पर फिर आपको 3 मिलेंगे, बट मेरा मिनिमम ट्रेडिंग डेज 6 के आसपास था। तो यहाँ भी मैंने काफ़ी दिन ट्रेड करा हुआ है ताकि मेरा 0.50% का प्रॉफिट लॉक होता रहे और मेरे मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरे होते रहे। अब फेज़ 2 में मेरा एवरेज जो लॉस था वो $350 के आसपास था, और जो एवरेज प्रॉफिट था वो $500 के आसपास था। यानी कि ये मेरे को थोड़ा सा बैलेंस लगता है कि अगर आप इस तरह से चलते हो तो आपका अकाउंट बैलेंस रहेगा, चाहे आप ड्रॉडाउन में रहो चाहे आपका अकाउंट अप रहे, बट आप बैलेंस तरीके से ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक मेंटल पीस भी रहती है। अब इस अकाउंट में मेरी जो वर्स्ट ट्रेड थी, जो सबसे बड़ा लॉस था, वो $650 के आसपास था, और जो सबसे विन ट्रेड थी वो मेरी $1700 या $1800 के आसपास थी। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक ठाक ही था, और उस टाइम पर मार्केट भी थोड़ा सा सही मूव दे रहा था मुझे, तो बहुत ईजी था मेरे लिए चीज़ें मैनेज करना। बहुत बार क्या होता है कि मार्केट बहुत बार रिटेस्ट करती है, तो रिटेस्ट में क्या होता है कि रिस्क रिवॉर्ड डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप ह्यूमन है, आपकी साइकोलॉजी हिट करेगी। तो बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि
मार्केट जब बार बार रेंज करती है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड डिस्टर्ब हो जाता है। बट इस टाइम पर क्या हुआ, जिस टाइम पर मैं फेज 2 ट्रेड कर रहा था उस टाइम पर मार्केट मेरे को रेगुलर मूव दे रही थी। तो रेगुलर मूव देने की वजह से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने डिसाइड किया 1:2 तो मैं 1:2 की ट्रेड लेके निकल रहा था। इसलिए मेरा जो वर्स्ट लॉस और बेस्ट विन है इसके बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा है। तो यार फेज 2 क्लियर करने के 2 दिन बाद मुझे मिल जाता है मेरा लाइव अकाउंट, जो कि होता है 100K का। अब मैं खुश तो बहुत होता हूँ क्योंकि मेरे को लाइव अकाउंट मिल गया है। बट अब वो यहाँ पर आता है हमारा असली टेस्ट, जिस चीज़ के लिए हमने ये प्रॉफिट ट्रेड करना शुरू करा था। कि अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मुझे अभी तक का टेक्नोलॉजी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। अब आती है वो बारी जिस बारी का इंतजार हर एक ट्रेडर को होता है। अब उसके पास लाइव अकाउंट होता है और मेरे पास लाइव अकाउंट था, मैंने उसमें ट्रेड लगाया। और ट्रेड लगाने के बाद ये होता है कि जब भी आप थोड़ा सा प्रॉफिट बनाते हो, अब आपके दिमाग में एक फियर आता है कि जल्दी से मुझे पे आउट चाहिए। देखो ये पॉइंट बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से समझना कि आप जब भी लाइव स्टेज में जाओगे, क्योंकि आप 1.5-2 महीने का टाइम दे के आए हो। आपको ये पता है कि मैंने बताया कि मैं एटलीस्ट 1.5 महीने का टाइम दे के आया इस पूरे अकाउंट को फेज़ 1 और फेज़ 2 में मिला के। तो जब मैं टाइम देखा तब मेरे को जो भी प्रॉफिट बन रहा था ना, मेरा मन कर रहा था कि सेकंड थॉट आ रहा था कि मैं इसे क्लोज कर दूँ, छोटा सा प्रॉफिट सिक्योर करूँ, धीमे धीमे करके कर लूँगा। बट एज अ ट्रेडर आप मत सोचो ये सब चीज़ें, क्योंकि अब ये सब चीज़ आप सोचते हो सकता है आप एक बार पैसा निकाल लो, 2 बार पैसा निकाल लो, बट उसके बाद कभी ना कभी ये आपको लॉस करवाएगी। एज अ ट्रेडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप को, अपने रूल को फॉलो करो। फेज़ 1 फेज़ 2 लाइव अकाउंट, ये जो अननेसेसरी चीज़ है ये आपके ट्रेडिंग को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, आपकी ट्रेडिंग के डिसीजन मेकिंग को स्टाइल नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ट्रेड करना आपका काम है। फेज़ 1 फेज़ 2 फंडेड ये सब एक सिचुएशन है। अब आपका सिचुएशन जो है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को रिपल नहीं करना चाहिए। आपका काम है ट्रेड लेना, सेम रिस्क रिवॉर्ड साथ बैठना, चार्ट के हिसाब से डिसीजन लेना, ना कि इस हिसाब से डिसीजन लेना कि ये मेरा लाइव अकाउंट है, फेज़ 1 है या फेज़ 2 है। जब आप इस रूल को फॉलो करोगे ना तभी आप पैसा बना पाओगे। और हो सकता है कि आपको ये रूल फॉलो करने में दिक्कत हो सकता है कि मुझे मेरा पैसा मिल गया या फिर मैंने प्रॉफिट बना लिया, हो सकता है आप जब ये चीज़ ट्राई करोगे तो आपका लॉस हो, बट एट द एंड आपको ये चीज़ पैसा बना के देगी। जब मैंने अपने लाइव अकाउंट में ट्रेड्स करी तो मैंने अपने लाइव अकाउंट में वहाँ पे भी मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज थे, मैंने 3 ट्रेडिंग डेज पूरे करे 0.50% के साथ, और मेरी 4 ट्रेड लगाई मैंने। फिर 4 ट्रेड के बाद जो मैंने पैसा बनाया और उसके बाद जो मेरा स्प्लिट बना, वो टोटल स्प्लिट 2 पे आउट लेने के बाद मेरा बनता था $2300 के आसपास, यानी कि जो है अराउंड 2 लाख रुपए के आसपास। पे आउट मैंने कैसे लिया वो मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बताता हूँ। जब मेरा पे आउट बन गया, उसमें मेरे मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हो गए, मैंने सारे रूल्स फॉलो करे, मैंने ध्यान रखा कि कोई भी रूल ब्रीच ना हो। मैं कौन से रूल आपके ब्रीच नहीं होने उनका कैसे ध्यान रखना है मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप एंड तक देखना। जब आपका प्रॉफिट बन जाता है, आप विड्रॉल के लिए डालते हो, तो वहाँ पर आपको 2 बहुत अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। एक तो होगा ब्लूबेरी के ब्रोकर अकाउंट में आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर लो उस फंड को जहाँ पे आप लाइव ट्रेड कर सकते हो। दूसरा है कि आप अपने क्रिप्टो में ले लो। देखो मैं अपने क्रिप्टो में क्या करता हूँ, मेरे पास एक ट्रस्ट वॉलेट है। अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट में डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर आपको ये वीडियो चाहिए कि प्रॉफिट से पे आउट कैसे निकालें, तो वो मैं उसकी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। तो मैंने अपना क्रिप्टो का एड्रेस उसमें डाला, रिक्वेस्ट करा और डाल दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही मुझे एक मेल आ गया। मेल आने के बाद बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, आपको 24 घंटे 25 घंटे का मुझे 24 घंटे के अंदर मेरा पे आउट मेरे ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पर ये दिखता है कि ब्लूबेरी फंडेड की टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, पे आउट प्रोसेस भी अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस पे आउट तक पहुँचने के लिए मैंने कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसका मैंने ध्यान रखा। सबसे जो जरूरी चीज़ थी वो ये ध्यान थी कि मैं डेली अपना डैशबोर्ड चेक करता था ब्लूबेरी वाला, कि आज मेरे पास कितना बफर है, आज मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ MT5 पे आके ट्रेड नहीं लगाता था, मैं डेली चेक करता था कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ मिस कर जाऊँ। दूसरा चीज़ है रूल्स का पढ़ना। जो सबसे कॉमन रूल है ना, जो ट्रेडर समझ नहीं पाता है, जो इमोशन में आके इम्पल्सिव तरीके से वो ट्रेड्स देता है, वो होता है मार्टिंगल में। बहुत बार क्या होता है कि मार्टिंगल में हम लेयर ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें ट्रेड में बहुत भरोसा होता है। दूसरा ये रिवेंज ट्रेडिंग या फिर लॉस रिकवरी वाली ट्रेडिंग, यानी कि आपने 0.50 का सेल लगाया और मार्केट में आपका स्टॉप लॉस लग गया, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आएगी, तो आपने एक लॉट बाय खोल दिया तुरंत, ताकि आपको लगे कि इसका लॉस भी रिकवर हो जाएगा। ये नहीं करना है। आप इस 2 रूल का अगर ध्यान रखोगे तो आपसे कभी भी प्रॉफिट्स ब्रीच नहीं होंगे। तो देखो यार, ये थी मेरी पूरी जर्नी ब्लूबेरी फंडेड के साथ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर वो प्रॉफिट ट्रेड करूँ और पे आउट लेने की कोशिश करूँ जिस प्रॉफिट पे आप भरोसा करने की कोशिश करते हो या आप समझने की कोशिश करते हो।
देखो प्राइसिंग भी ब्लूबेरी की सही है, प्राइसिंग को लेके भी कोई डाउट नहीं है। डिस्काउंट कोड्स आपको मिल ही जाते हैं। ट्रेडफ्लुएंजा का TFL क्लब अवेलेबल है जहाँ पर आपको 30% का ऑफ मिलता है, 20% का ऑफ मिल जाता है। तो प्राइसेस तो बहुत ही डिसेंट है ब्लूबेरी का। बट प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की, पे आउट प्रोसेस की, कस्टमर सपोर्ट की, तो मेरे को तीनों बेहतर लगे। तो अगर आप भी चाहते हो ब्लूबेरी ट्रेड करना, आप कर सकते हो। मेरा पे आउट आ चुका है, मेरा जब सेकंड पे आउट आएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि भाई उसमें मैं ये डाल सकता हूँ वीडियो बना के कि मैंने वो प्रोफॉर्म से पे आउट पूरा कैसे अपने ट्रस्ट वॉलेट में लिया या फिर अपनी कैसे डिसेंट्रलाइज किसी वॉलेट में लिया है, तो मैं वो भी डाल दूंगा। बाकी तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं, तुम कैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हारा अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट और मेरे को बताओ कि मैं नेक्स्ट कौन सी प्रोफॉर्म ट्रेड करूँ। तो मैं उस प्रोफॉर्म का पूरा अकाउंट ट्रेड करूँगा, पूरी जर्नी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।